से आप सबकी बातें शुक्रिया, आपको याद आया कि मैं हूँ स्क्रीन में, थैंक यू। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है इस बजट को ओवरऑल देखा जाए तो कैसा बजट है? वादे हैं, वादों का क्या, वादे करने कर दीजिए, वादे, क्या दिक्कत है। तो जो बिहार सरकार है वो सिर्फ वादा ही कर रही है। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं लगता कि बिहार में कोई भी बड़ी ग्रोथ करने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी जो आधुनिक परिभाषा है ग्रोथ की, उसमें दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, दोनों साथ हम लोग बात कर ही चुके हैं। उसके साथ बजट में इंडस्ट्री के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैंने जितना सुना, जितना जाना, जितना परिचर्चा सुनी, उसमें इंडस्ट्री के लिए कोई, मुझे नहीं लगता अलग से कोई एलोकेशन हो। अगर कोई हो तो हमारे मित्रों में बताएं कि इंडस्ट्री के लिए कितने लाख करोड़, कितने हजार करोड़ रुपए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रखा है। मैं बिहार तक में करीब करीब 2 महीने में ये 5 बार कह चुका हूं कि जो है इंडस्ट्री का क्या हाल है बिहार। और इस बजट में भी मुझे लगता है इंडस्ट्री की कोई चर्चा नहीं। उन्होंने मान रखा कि खेती से जो है बिहार सरप्लस स्टेट है, क्योंकि आय का 2 ही साधन है भारत में जो प्रमुख है, या 3 है मान लीजिए। एक तो कि टैक्स कलेक्ट करना, दूसरा है कि भाई इंडस्ट्री लगा के पैसा करना, और तीसरा खेती से पैदा करना। तो बिहार सरकार टैक्स के मामले में तो वैसे भी रोती रहती है, सबसे ज्यादा टैक्स लगाती है, अलग बात है। बिहार, जहां तक मेरे पास जानकारी है, बिहार में सबसे ज्यादा महंगी लाइट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में भी बहुत ज्यादा टैक्स लगाया हुआ है। तो आम आदमी का जीवन तो वैसे भी नरकी बनाया हुआ था टैक्स ज्यादा लगा करके। और दूसरी बात, ये रोते रहना कि केंद्र सरकार हमें हमारा हिस्सा दे दे। इसके सिवाय तो बिहार, अगर इतना ज्यादा सब कुछ बिहार में अच्छा है, सरप्लस बजट है, तो फिर केंद्र सरकार से क्यों रोते रहते हैं कि सर हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। क्योंकि सरप्लस बजट एक बहुत बड़ी घटना मैं मानता हूं। अगर रियल में कोई राज्य सरप्लस स्टेट है, इसका मतलब है कि उसकी इकोनॉमिक सेहत बहुत अच्छी है, आर्थिक रूप से वो संपन्न है, विपन्नता में नहीं है। लेकिन बिहार के आंकड़े तो ये बताते हैं कि संपन्नता तो केवल कुछ परिवारों तक सीमित है बिहार में। बिहार का आम आदमी, कोई भी डाटा उठाइए, अब यूपीएससी के एग्जाम में जब बच्चा एग्जाम देता है, या यूपीपीएससी या बीपीएससी के एग्जाम में, तो बच्चा वो जो ऑप्शन लगाता है वो ये लगाता है, कैन बी सबसे खराब स्थिति, कैन महिलाओं की स्थिति सबसे खराब, कैन बिहार, कैन गरीबी, कैन बिहार, कैन अशिक्षा, कैन बिहार। आपको ऑप्शन चाहे उड़ीसा हो, लेकिन बच्चा तुक्का में बिहार लगाता है। आप समझ लीजिए बिहार की क्रेडिबिलिटी इकोनॉमिक रूप से, शैक्षणिक रूप से ये हालत है। आप सोचिए, ग्रेजुएट करने के लिए बच्चे को दिल्ली जाना पड़ता है। यानी बिहार में ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट नहीं होता, 4 साल, 5 साल, 6 साल। और मतलब कोई नहीं बड़ी दिक्कत है तो 7 साल भी हो जाता है, क्या दिक्कत है। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार को ये चिंता ही कहाँ है। बिहार जो जाति गुत्थियों में उलझा हुआ है सर, वो उससे बाहर यहाँ के राजनेता बिहार को निकलने नहीं देना चाहते। तो और वो मानते हैं कि अगर हम बिहार में शिक्षा अच्छी कर देंगे, तो शिक्षा तो व्यक्ति को बौद्धिक बनाता है, अपने अधिकारों के लिए डिमांडी करता है। तो लोग अगर बहुत अच्छी तरह से शैक्षिक हो जाएंगे, शिक्षा में मजबूत हो जाएंगे, तो सरकार उनसे प्रश्न नहीं करेंगे। और फिर 10 लाख नौकरियों में जो इन्होंने वादा किया था, जिसे रोजगार में कन्वर्ट कर दिया, और रोजगार के बाद नौकरी 70,000 का वादा कर रहे हैं, और 70 में मिलने कैसे रहा। एक बात और विचार कहूं, अच्छा हुआ तारीख जो 23 तारीख को ट्वीट किया, 22 को नहीं किया। 22 को मेरा जन्मदिन था, खामखाम मेरा जन्मदिन बदनाम हो जाता। तो कम से कम मुझे खुशी है कि 23 तारीख को किया है, कोई खास दिन नहीं है, तो ठीक है, अच्छी बात है। जी ऋचा जी, मेरा यही प्रश्न है कि क्या नीतीश कुमार के वाकई उन्होंने करप्शन भी बहुत बड़ी मात्रा में किया है, या मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईमानदार होते हुए भी क्या गति को धीमा रखा जा सकता है, जैसे मनमोहन सिंह रखे थे भारत की विकास को। आलोक जी इंडिविजुअल करप्शन की तो कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन सिस्टम ऊपर से नीचे तक सिस्टम जो है वो करप्ट है। आप किसी भी गांव, किसी पंचायत, किसी ब्लॉक, किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी जिला मुख्यालय, किसी रोज आप किसी मतलब प्रमुख प्रमंडल प्रमुख चले जाइए। रमेश जी, इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति अगर ईमानदार हो लेकिन निष्क्रिय हो, तो वो भी लाभदायक नहीं है, अगर ईमानदार है भी तो। ईमानदारी, देखिए ईमानदारी एक रिलेटिव सब्जेक्ट है, वो तो हम नहीं किसी का सर्टिफाई कर सकते, न मैं या किसी और। लेकिन अगर वो ईमानदार दिखते भी हैं, लेकिन सिस्टम पूरा करप्ट है ऊपर से नीचे तक। इंडिविजुअल इंटीग्रिटी की बात नहीं है, मैं ईमानदार हूँ और मेरी टीम या मेरा इंस्टीट्यूशन, मेरा परिवार या मेरे सारी साथी सदस्य सभी करप्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ईमानदार कहलाऊंगा। ये तो फिर मुझे ईमानदार कहलाना तो बहुत ही गलत हो जाएगा।
तो ये सिस्टम आप मैं जो हम लोग जो अमिताभ जिक्र कर रहे हैं रोहित, या जो हम लोग भी महसूस करते हैं, सिस्टम पूरा ऊपर से नीचे तक कोई भी काम आप ये देख लीजिए कि कितनी शिकायतें आई हैं, अभी तक मीडिया में नहीं आई हैं, लेकिन लोग अब दबी जुबान में बात करने लगे हैं कि आरजेडी के वर्कर, फलाने उसके मंत्री के बेटे, जो कल्चर था आरजेडी का कि थाने में फोन चला जाता था और कार्यकर्ता छूट जाता था, ऊपर से टॉप से फोन चला जाता था। हालांकि नीतीश जी ने इस पे लगाम लगाई थी इस सिस्टम पे शुरुआती दौर में, 2005 के दौर में, 2005 से 10 के दौर में। तो इसके बाद लेकिन अब वो सिस्टम वापस चला आया, कई शिकायतें मिली है, हालांकि अभी इस चीज का ये सार्वजनिक नहीं आई है और मीडिया में दबी जुबान में लोग चर्चा करते हैं, कुछ पत्रकार चर्चा करते हैं, कोई मुफस्सिल के पत्रकार चर्चा करते हैं, सबूत तो नहीं है किसी के, लेकिन वो सिस्टम जो है जो करप्ट था वो फिर उसी दिशा में बढ़ रहा है। अब फिर से टॉप पे फोन आने लगे हैं कि आरजेडी का फलाना कार्यकर्ता है, इसको छोड़ दो, इसके बच्चे हैं, इसका चाचा है, इसका फूफा है, इसके मामा है। जी रोहित कुछ बोलना चाहते हैं। रोहित। रमेश जी एक मिनट, रमेश बजट को कैसे देखते हैं आप? बस वादे हैं, वादों को क्या, 17 साल से नीतीश जितने वादे कर रहे हैं, एक वादा और सही, लेकिन बस ऋचा एक बड़ी बात चल रही थी कि कौन दोषी इस सारे व्यवस्था का। चीफ मिनिस्टर दोषी बिल्कुल सीधे, या उनके द्वारा बनाएगी नीतियां दोषी, लेकिन उस चीफ मिनिस्टर को कौन बनाता है? लोकतंत्र में जैसी प्रजा वैसा राजा। इसका मतलब है अल्टीमेटली दोष बिहार की जनता का है। जातिवाद के आधार पर जब तक वो मत देती रहेगी, बिहार को ऐसे ही बिहार के नेता उनको ठगते रहेंगे और झूठ मूठ का खेल रचते रहेंगे। तो बिहार की जनता को अगर कुछ करना है बेहतर, तो जातीय आधार पर मत देना बंद करें और पूछे कि तुमने 4 महीने में, 4 साल में, 5 साल में क्या किया है, तुमने कितने हॉस्पिटल बनाए हैं, तुमने कितनी रोडें बनवाई हैं। तुम अब छोड़ो ठाकुर पंडित और ओबीसी जनरल, एससी मुस्लिम, तो इनमें बताओ कि तुमको जो हम एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी का हेड बना रहे हैं, आपने किया क्या है? तो इसका मतलब है लोकतंत्र में राजा वैसा ही होता है जैसा प्रजा होती है, जैसा प्रजा चाहती है। अफगानिस्तान के 97% लोग सरिया शासन चाहते थे, अफगानिस्तान में सरिया आ गई। अब वो अच्छी आई बुरी अलग बात है। पीयू रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान के 97% लोग सरिया लगाना चाहते थे। अमेरिका 20 साल तक वहां रहा, लेकिन सरिया लग गई। और गरीबी में है, भूखमरे, भूख में मर जाए, अलग बात है। तो मैं बिहार की जनता को भी दोषी मानता हूं कि वो जात के आधार पर मत देती है, और जब नेता जानता है कि जात के आधार पर मत मिल करके वो चुनाव जीत सकता है, तो काम क्यों करे, वो विकास के लिए काम क्यों करे जब जात के आधार पर जीत जाता है। जी रिचा। अमिताभ भूषण जी फाइनल कमेंट जानना चाहूंगी। वो यादव जाति से आते हैं, तो जब मंत्री बनते हैं, पब्लिक लाइफ में जब होते हैं, तो लिखते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर अपना नाम, लेकिन जब चुनाव में जाते हैं तो जब पैम्पलेट छपवाते हैं तो उसमें लिखा रहता है प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव। अब समझ जाइए, बस यही हकीकत है। अमिताभ भूषण जी।